That's my good news. भारतीय संगीत की दुनिया में तो ऐसी बहनें हुई जिन्होंने अपनी आवाज से एक राष्ट्र को बांध लिया। लता मंगेशकर और आशा भोसले, दो किंवदंतियां जिनकी शुरुआत साधारण घर से हुई, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से बेड़ियों को संगीत में कर दिया। आशा जी ने एक बार कहा था कि लता दीदी उनके लिए सिर्फ बहन नहीं बल्कि मार्गदर्शक शक्ति थीं। उनकी अनुशासनबद्धता और संगीत के प्रति समर्पण ने आशा की राह बनाई। वे हमेशा उन्हें दीदी कहकर पुकारती, प्रेरणा और ताकत का प्रतीक। आज आशा जी के निधन पर हम उनकी जोड़ी को याद करते हुए कहते हैं, धन्यवाद संगीत के लिए, यादों के लिए और ऐसी विरासत के लिए जो हमेशा जीवित रहेगी। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। पिता दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने थिएटर कलाकार थे। घर में संगीत की धुनें गूंजती रहती। लता ने मात्र 5 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर गाया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर संकट आ गया। लता ने जिम्मेदारियां संभाली। 13 साल की उम्र में उन्होंने मराठी फिल्म कीर्ति हसिंगल के लिए गाया। 1940 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री हुई। आन फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा गया। फिर क्या था, लगे रहो मुन्ना भाई से लेकर मदर इंडिया तक उनकी आवाज हर भाव को छू गई। लता ने 25,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें भारत रत्न, दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले। वे राष्ट्रगान की स्वर रचयिता भी बनी। आशा भोसले, लता की छोटी बहन का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ। बचपन से ही वे दीदी की परछाई में रही। पिता की मौत के बाद आशा ने भी कम उम्र में कमाई शुरू की। 9 साल की उम्र में चाला हाथी फिल्म से डेब्यू, लेकिन असली पहचान 1950 के दशक में मिली। आर डी बर्मन से शादी के बाद उनका जादू चला। पिया तू, अब तो आजा, दम मारो दम जैसे गीतों ने युवाओं को दीवाना बना दिया। आशा ने 12,000 से ज्यादा गाने गाए, हिंदी, मराठी, भोजपुरी से लेकर विदेशी भाषाओं तक। वे गजल, भजन, पॉप सब थीं। पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनकी उपलब्धि हैं, लेकिन आशा हमेशा कहती, दीदी के बिना यह सब असंभव था। दोनों बहनों का बंधन गहरा था। लता दीदी आशा को ट्रेनिंग देती, अनुशासन सिखाती। आशा ने बताया कि दीदी रिहर्सल के दौरान कभी थकती नहीं। वे एक दूसरे के गाने सुनकर तारीफ करती। लता का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। आशा तब टूट गई। अब आशा जी भी 10 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया से चली गई। 90 साल की उम्र में मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ा। उनके जाने से संगीत की दुनिया शून्य हो गई, लेकिन उनकी आवाजें अमर है। ए मेरे वतन के लोगों से लता ने देशभक्ति जगाई तो आशा ने ए मेरे वतन के लोगों से लता ने देशभक्ति जगाई तो आशा ने अब चली भंवरा नूच गई से रोमांच सिखाया। उनकी विरासत सिर्फ गाने नहीं बल्कि संघर्ष की मिसाल है। गरीबी से कोका कोला बनी, परिवार ने एक दूसरे का साथ निभाया। आज नई पीढ़ी उनके गीतों से प्रेरणा लेती है। लता आशा ने साबित किया कि संगीत सीमाओं को लांघता है। आशा जी को अंतिम विदाई देते हुए हम कहते हैं, दीदी के पास चली आई, आपकी धुनें हमेशा गूंजेगी। भारत की दो बेटियों को सलाम। और अब गुड न्यूज में आगे बढ़ते हैं। असम के जंगलों में एक ऐसी महिला ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ परंपराओं को चुनौती दी बल्कि हाथियों के साथ ऐसा अनोखा रिश्ता जोड़ा जो सदियों से चला आ रहा है। पार्वती बरुआ, जिन्हें हस्ती कन्या के नाम से जाना जाता है, भारत की पहली महिला महावत है। 14 साल की कोमल उम्र में उन्होंने अपना पहला जंगली हाथी पकड़ा था। आज दशकों बाद भी वे हाथियों की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। उनकी जिंदगी साहस, करुणा और शांत शक्ति की मिसाल है। पार्वती का जन्म 1965 में असम के धेमाजी जिले के एक छोटे से गांव कोरडिया में हुआ। उनके परिवार में महावतों की परंपरा रही है।
पिता रामचंद्र बरवा एक अनुभवी महावत थे जो जंगलों में हाथियों को पकड़ने और प्रशिक्षित करने का काम करते थे। लेकिन उस दौर में यह पेशा पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। महिलाओं का प्रवेश वहां वर्जित था। बचपन से ही पर्वती हाथियों की दुनिया में खोई रहती। वे अपने पिता के साथ जंगल जाती, हाथियों की आवाजें सुनती और उनके व्यवहार को समझती। 1973 में मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला चमत्कार दिखाया। असम के गढ़पुरा के जंगलों में एक खुखार जंगली हाथी को उन्होंने बिना किसी हथियार के पकड़ लिया। यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दंग रह गए कि एक नन्ही ने ऐसा कैसे कर लिया। उसके बाद पार्वती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कुल 14 जंगली हाथियों को पकड़ा और प्रशिक्षित किया। इनमें से कई हाथी बेहद उग्र थे जो गांव पर हमला करते थे। पार्वती ने इन्हें काबू किया और वन विभाग के काम में सहायक बनाया। 1980 के दशक में वे असम के प्रसिद्ध महावत बन गई। बॉलीवुड की फिल्म हाथी मेरे साथी में भी उनका योगदान रहा। उन्होंने फिल्म में हाथी मस्ताना को प्रशिक्षित किया। उनकी कुशलता की वजह से उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है। 2016 में राष्ट्रपति ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया, लेकिन पार्वती के लिए यह सम्मान सिर्फ औपचारिकताएं थी। उनका असली जुनून हाथियों का संरक्षण था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, पार्वती ने महावत के पेशे की कठिनाइयों को करीबी से देखा। जंगलों की कटाई, मानव हाथी संघर्ष और अवैध शिकार ने हाथियों की संख्या घटा दी। असम में हर साल दर्जनों हाथी मरते हैं। पार्वती ने फैसला किया है कि अब वे हाथियों को पकड़ने के बजाय उनकी रक्षा करेंगी। उन्होंने 2002 में मोखा मोटाप महावत संघ की स्थापना की। यह संगठन हाथी संरक्षण पर केंद्रित है। वे जंगलों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करती हैं। हाथी न मारो, हाथी को प्यार करो उनका नारा है। पार्वती ने सैकड़ों युवाओं को महावत बनने का प्रशिक्षण दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वे कहती हैं, हाथी हमारा परिवार है, उनके बिना जंगल अधूरे हैं। और गुड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं, केरल में चलते हैं। केरल के वायनाड जंगलों में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने एक ऐसा पौधा खोजा जो देखने में आम सा लगता है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया के सबसे लंबे घासों में से एक है। नाम है डेंड्रोकेलामस जाइगेंटियस, एक बांस प्रजाति जो 30 से 40 मीटर तक ऊंचाई छू लेती है। इसका तना पेड़ जितना मोटा होता है, व्यास 20 से 30 सेंटीमीटर तक। वीडियो में स्थायी निवासी इसे खोजते नजर आते हैं और लोग हैरान हैं कि यह कोई पेड़ नहीं बल्कि बांस है। भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के जंगलों में यह चुपचाप अपना साम्राज्य फैलाता है। यह बांस घने गुच्छों में उगता है, खासकर नदी किनारे और जंगल की घाटियों में। वायनाड जैसे क्षेत्र में यह प्राकृतिक रूप से पनपता है। यहाँ नमी और उपजाऊ मिट्टी इसे आदर्श वातावरण देती है। सबसे हैरानी की बात, सही परिस्थितियों में यह एक दिन में लगभग 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। यह पृथ्वी के सबसे तेज बढ़ने वाले पौधों में शुमार है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी ग्रोथ रेट 91 सेंटीमीटर प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। बांस की यह प्रजाति घास परिवार से है, इसलिए इसकी जड़ें राइजोम से फैलती हैं। हर 40 से 50 साल में यह फूलती हैं और बीज देती हैं। इसके बाद पुराने गुच्छे मर जाते हैं, लेकिन नए तेजी से उगाते हैं। डेंड्रोकेलामस जाइगेंटियस की मजबूती कमाल की है। इसका नाता लोहे की जितना मजबूत होता है, इसलिए निर्माण में इस्तेमाल होता है। भारत में घर, पुल, स्कैफोल्डिंग और यहाँ तक कि भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के लिए इसे चुना जाता है। लचीलेपन की वजह से इसे बुनाई के काम में लिया जाता है। टोकरियां, फर्नीचर, छतें बनती हैं। इसकी युवा कोपलें खाने योग्य होती हैं। इन्हें करी, सलाद या अचार के रूप में पकाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत और वायनाड के आदिवासी समुदाय इन्हें पौष्टिक भोजन मानते हैं। विटामिन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ये कोपलें डायबिटीज और पाचन के लिए फायदेमंद है। वायनाड में यह बांस सिर्फ पौधा नहीं बल्कि पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग है। इसकी जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, भूस्खलन रोकती हैं, नदियों के कटाव को नियंत्रित करती हैं। यह ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है। 1 हेक्टेयर बांस जंगल सालाना 12 टन ऑक्सीजन पैदा करता है, वन्य जीवों के लिए आश्रय देता है।
हिरन, खरगोश और पक्षी इसके पत्तों पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के दौर में बांस कार्बन सिंक के रूप में महत्वपूर्ण है। एक अध्ययन के मुताबिक यह पेड़ों से 4 गुना तेज कार्बन सोखता है। सांस्कृतिक रूप से भी यह बांस जीवन का हिस्सा है। वायनाड के कुरुमा और पनिया आदिवासियों के लिए यह औजार, संगीत वाद्य और घर बनाने का साधन है। असम मणिपुर में बांस नृत्य और त्योहारों का प्रतीक है। सरकारें इसे बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार का नेशनल मिशन ऑन बांस से बेरोजगारी घटाने और निर्यात बढ़ाने पर फोकस करता है। वायनाड वीडियो ने लोगों को बांस की ताकत की याद दिलाई। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.